हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना और हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री। उसका हमारा टॉपिक चल रहा है कोलाइडल सॉल्यूशंस। ओके, अप टिल लास्ट लेक्चर हम लोगों ने कोलाइडल सॉल्यूशंस के बारे में बहुत सारे डिटेल्स देख लिए। सरफेक्टेंट, लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने सरफेक्टेंट की बात की थी एंड क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप के बारे में डिस्कस किया था। ओके, तो अब कोलाइड्स हम बोल ही रहे हैं, इतने बार हमने बोला है। जब हमने स्टार्टिंग देखा था तब हमने कोलाइडल सॉल्यूशंस के टाइप देखे थे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। लायो का मतलब होता है सॉल्वेंट, फिलिक का मतलब होता है लव और फोबिक का मतलब होता है हेट। ये आप बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हो। अब हम चलते हैं कि न्यू टॉपिक पर या फिर कोलाइडल सॉल्यूशंस के एक नेक्स्ट लेवल पर। देखिए, मैंने आप लोगों को कहा था कि लायोफोबिक या लायोफिलिक जो सब कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं वो इजीली प्रिपेयर होते हैं, बट लायोफोबिक आर डिफिकल्ट टू प्रिपेयर। तो सही समझे आपने कि आज हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। सो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, मतलब हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशंस को कैसे बनाते हैं इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास दो टाइप के कोलाइडल सॉल्यूशंस है। कोई बताएगा मुझे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस, कौन से दो हैं? चलो जल्दी से बताएंगे। फर्स्ट वन इज लायोफोबिक एंड सेकेंड वन इज लायोफिलिक। लव हर्ट्स ना, इसलिए सेकंड। ओके, तो पहला मैंने लायोफोबिक कहा है और दूसरा मैंने लायोफिलिक कहा है। इन दोनों का मतलब हम पहले ही देख चुके हैं, डिफरेंस नहीं बताने वाला आज, बट बेसिक डिफरेंस, लायो का मतलब होता है सॉल्वेंट एंड फोबिक का मतलब होता है हेट। वैसे ही यहां पर लायो का मतलब होगा सॉल्वेंट अगेन और फिलिक का मतलब होगा लव। तो यहीं से आप समझ सकते हैं कि लायोफिलिक जो कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं उसमें सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट एक दूसरे से प्यार करते हैं, बट यहां पर सॉल्वेंट और सॉल्यूट एक दूसरे से हेट करते हैं। अब बोलोगे सर यहां पर तो सॉल्वेंट सॉल्यूट होता नहीं है, डीएम और डीपी होता है। तो कंफ्यूजन ना हो, थोड़ा सिंपल लगे इसलिए मैं सॉल्यूट सॉल्वेंट भी बोल दूंगा, तो आप कंफ्यूज ना हो। कोलाइडल सॉल्यूशन में सॉल्यूट सॉल्वेंट नहीं होता है, डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्स मीडियम होता है, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, डीपी एंड डीएम। तो डीपी होता है सॉल्यूट की तरह, डीएम होता है सॉल्वेंट की तरह, ये बात याद रखना है। तो चलिए फिर से, अब लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है हमें। इसमें डिस्पर्स फेस और डिस्पर्स मीडियम एक दूसरे से प्यार करते हैं। जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वो पास आ जाते हैं, दूर नहीं जाते। इसलिए जब हम लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन का प्रिपरेशन की बात करते हैं, इट इज वेरी सिंपल बोलने से नहीं होगा। अब होता कैसे, अब मैं बार बार बोल रहा हूं कि सिंपल है, बट होता कैसे? जस्ट बाय मिक्सिंग डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्स मीडियम एंड शेकिंग। मतलब हम डिस्पर्स फेस को, जो कि लगभग सॉलिड होगा, डिस्पर्स मीडियम में ऐड करेंगे और उसको शेक कर देंगे तो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। सॉरी, कभी कभी इसके लिए और भी एक मेथड की जाती है, वार्मिंग द मिक्सचर ऑफ डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्स मीडियम। मतलब डिस्पर्स फेस और डिस्पर्स मीडियम के मिक्सचर को थोड़ा हल्का गर्म करेंगे तो भी लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन इजीली बन जाता है। देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से होता है, जस्ट काटो घोलो लगा लो, नहीं काटो घोलो लगा लो नहीं, क्या होगा, डिस्पर्स मीडियम लिया, उसमें डिस्पर्स फेस लिया, उसको शेक कर दिया तो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। या फिर उसको थोड़ा सा हीट कर दिया, मिक्स करके हीट कर दिया तो भी हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाता है, बट कौन सा, लायोफिलिक का। तो इस टॉपिक पर एज सच कोई डिस्कशन नहीं है। एनसीईआरटी में भी लायोफिलिक सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए कोई मेथड नहीं है, क्योंकि कोई मेथड है ही नहीं। तो आपको समझ गया होगा लायोफिलिक। बट लायोफोबिक की जब मैं बात करता हूं, लायोफोबिक की अगर मैं बात करता हूं तो क्या होगा,
लायोफोबिक की अगर हम बात करते हैं तो लायोफोबिक सॉल्यूशन या लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होता। इसमें डिस्पर्स फेस और डिस्पर्स मीडियम एक दूसरे से नफरत करते हैं। जब आप किसी से नफरत करते हो तो आप उसके करीब नहीं जाते, उससे दूर जाते हैं। तो इसमें डिस्पर्स फेस डिस्पर्स मीडियम से दूर जाने की कोशिश करेगा, या फिर मैं यूं कहूं कि वो दोनों मिक्स नहीं हो सकते। अब अगर वो दोनों मिक्स नहीं हो सकते तो वो सॉल्यूशन या फिर कोलाइडल सॉल्यूशन कैसे बनाते होंगे? सोचो जरा, क्या ये पॉसिबल है कि दो लोग जो मिल नहीं सकते क्या वो मिल पाएंगे? एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ऑयल और वाटर को मिक्स करना चाहूं, क्या वो दोनों मिक्स हो सकते हैं? क्या वो मिक्स हो सकते हैं? तो मुझे कमेंट में बताएंगे आप लोग कि क्या ऑयल एंड वाटर मिक्स होते हैं? अभी इस स्टेट पर क्या लगता है? इसके बाद में जो आंसर बताऊंगा वो नहीं बताना है, आपके दिमाग में क्या आ रहा है वो कमेंट में बताना है कि इज ऑयल एंड वाटर मिसिबल और इमिसिबल। इसका आप आंसर कमेंट में याद से बताएंगे, तभी आपकी अटेंडेंस रजिस्टर होगी मेरे लेक्चर में, याद रखिए। तो मैं यहां पर बता रहा हूं कि जो लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं उसमें डिस्पर्स फेस डिस्पर्स मीडियम से दूर जाने की कोशिश करता है, या वो मिक्स नहीं हो सकता। जब मिक्स नहीं हो सकता तो वो बनेगा कैसे? तो इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, इट इज डिफिकल्ट टू प्रिपेयर द लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशंस, बट अब डिफिकल्ट है, जब डिफिकल्ट हो जाता है तभी तो मजा आता है। अब डिफिकल्ट है लायोफोबिक बनाना, लेकिन उसको बनाने में मजा भी आएगा, इसलिए इसे हम बनाते हैं बाय स्पेशल टेक्निक्स। इसके लिए हम यूज करते हैं स्पेशल मेथड्स, जो कि सीबीएसई में आपको सिर्फ टॉपिक अंडर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन लिखा है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन तो जो दिया है वो पूरा लायोफोबिक के बारे में दिया है, पूरा का पूरा इट इज गिवन अबाउट ओनली लायोफोबिक। तो इसमें हमें डिटेल में इसके बारे में पढ़ना है कि लायोफोबिक जो कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम मिक्स नहीं हो सकता, या वो दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं, तो वो कैसे मिक्स हो जाएंगे? तो इन स्पेशल मेथड्स के लिए हमारे पास है दो मेथड, दो टेक्निक है हमारे पास, दो टाइप की टेक्निक, दो टेक्निक नहीं, टेक्निक्स बहुत सारी होगी। देखिए, बनाना तो हमें है ही, रैंक तो हमें लेना ही है। रैंक लेने के लिए हम चाहे वो हार्ड हो डिफिकल्ट हो, हम रैंक लेकर रहेंगे, एग्जाम क्रैक करके रहेंगे। तो डिफिकल्ट है तो छोड़ नहीं देना है, सिंपल सिंपल तो चीजें हो जाती है, लेकिन डिफिकल्ट को हम स्पेशल तरीके से करने वाले हैं। स्पेशल तरीके से हम उसे एक्सेप्ट करके, चैलेंज एक्सेप्ट करके क्रैक करेंगे। तो स्पेशल मेथड जब हम बात करते हैं तो वो पर्टिकुलरली लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशंस की बात करते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ मेथड्स, वो हमारे पास में दो तरीके की मेथड है। पहली मेथड है डिस्पर्शन मेथड, याद रखना है, पहली मेथड है डिस्पर्शन मेथड, दूसरी मेथड है कंडेंसेशन मेथड। डिस्पर्शन मेथड एंड कंडेंसेशन मेथड, पहला मेथड है डिस्पर्शन, दूसरा है कंडेंसेशन। पानी वाला कंडेंसेशन नहीं, यहां एडजॉर्प्शन की बात नहीं कर रहे हैं, मेथड की बात है। तो डिस्पर्शन को एक और नाम है जिसे मैं कहता हूं डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन मेथड। यू नो, मैथ्स में आप लोग इंटीग्रेशन पढ़ते हो, इंटीग्रेशन का मतलब होता है प्लस करना, मतलब एडिशन करना। अब डिसइंटीग्रेशन का क्या होगा आप अपने आप ही समझ जाओ। डिसइंटीग्रेशन का मतलब मैं बताने तो वाला हूं, बट डिसइंटीग्रेशन का मतलब आप क्या सोचते हो वो मुझे कमेंट में बताएंगे। सेकंड क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या बताया था, क्या बताया पहला क्वेश्चन? याद नहीं, आप देख लो कमेंट में कि कौन सा क्वेश्चन बताया। एंड सेकंड, डिसइंटीग्रेशन का व्हाट इज डिसइंटीग्रेशन का मतलब? कंडेंसेशन को हम एक और नाम से बोलते हैं एग्रीगेशन मेथड, एग्रीगेशन मेथड। ये दोनों अलग अलग मेथड्स है। दिस आर द टू टाइप्स ऑफ मेथड्स। हम पढ़ेंगे इसे कि दो टाइप के मेथड कैसे हैं, क्यों दो टाइप में डिवाइड किया है, वो सब हमें पढ़ना है। जैसे अब मैं बेसिक बता देता हूं। सबसे पहला मैंने आपको बताया कि हमारे पास दो टाइप के कोलाइडल सॉल्यूशंस है। पहला है लायोफिलिक, इसे बनाना बहुत सिंपल है, या तो उनको मिक्स करके, मतलब उनको मतलब डिस्पर्स फेस प्लस डिस्पर्स मीडियम को जस्ट मिक्स कर दिया और शेक कर दिया तो लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा।
अगर नहीं करते तो वार्म करके थोड़ा सा हीट करके बन जाएगा। बट लायोफोबिक ऐसा नहीं होता, पानी और ऑयल को हीट करने लग गए मिक्स हो जाएगा। अगर होता है आपके घर में तो नेट पर डाल दो, आप बन जाओगे साइंटिस्ट, ठीक है। तो वैसा नहीं होता। अच्छा, तो मैंने पहला क्वेश्चन पूछा था आपको कि ऑयल और वाटर मिक्स होता है या नहीं होता है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, ऑयल एंड वाटर मिसिबल है या इमिसिबल, तो वो कमेंट में बताएंगे। सेकेंड इज डिसइंटीग्रेशन का मतलब आपको क्या लगता है, कमेंट में बताओ। अब मैं आगे चलता हूं कि लायोफोबिक बनाने के लिए डिफिकल्ट है, मिक्स नहीं हो पाते, तो स्पेशल मेथड्स है। दो टाइप के मेथड है, पहला डिस्पर्शन मेथड, दूसरा कंडेंसेशन मेथड। डिस्पर्शन को ही डिसइंटीग्रेशन कहेंगे एंड कंडेंसेशन को ही एग्रीगेशन या कोएगुलेशन बोल सकते हो, उसको जमा होना। तो चलिए इसका मतलब मैं बता देता हूं। डिस्पर्शन डिसइंटीग्रेट का मतलब होता है ब्रेक करना। बड़े मॉलिक्यूल्स को जब हम ब्रेक करेंगे, छोटा छोटा बनाएंगे, क्योंकि कंडीशन आपको पता है कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स रहते हैं 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर तक, तो इसलिए बड़े पार्टिकल्स को तोड़कर छोटे छोटे बनाएंगे, उसे हम कहेंगे डिस्पर्शन या फिर डिसइंटीग्रेशन मेथड। क्लियर। नेक्स्ट वन आ जाता है कंडेंसेशन मेथड, कोएगुलेशन भी कभी कभी कह देते हैं, या फिर एग्रीगेशन मेथड। बहुत ही सिंपल है। इसमें हम क्या करते हैं कि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स को जमा कर देते हैं, जमा करके हमारा बड़ा पार्टिकल या कोलाइडल पार्टिकल बन जाता है। तो चलिए यहां तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो मुझे, जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे इसको पॉज करके। ओके, मैं हट गया। चलिए पॉज करके आप नोट डाउन कर लेना, इसको मिटा देते हैं। हम अब बात करेंगे पर्टिकुलर एक मेथड की, डिस्पर्शन मेथड की बात करेंगे आज के लेक्चर में हम लोग, क्योंकि डिस्पर्शन भी बहुत बड़ा है और कंडेंसेशन भी बड़ा है, ठीक है। सब पॉइंट्स एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहला अब हेडिंग दे देता हूं मैं डिस्पर्शन मेथड की। पहले हम टाइप्स देख लेते हैं कौन से। डिस्पर्शन मेथड, या इसे ही मैंने दूसरा नाम दिया है डिसइंटीग्रेशन मेथड। डिसइंटीग्रेशन मेथड, ये दोनों ही मेथड हम यूज करने वाले हैं। इन दोनों मतलब दोनों सेम ही है एक्चुअली। डिसइंटीग्रेशन का मैंने मतलब बताया, क्या होगा इस डिसइंटीग्रेशन में, मैक्रोमोलिक्यूल्स आर ब्रोकन to small particles of the colloidal range। colloidal range क्या रहता है बच्चों, 1 to 1000 नैनोमीटर। अब तक तो याद हो चुका होगा बच्चों को कि डिसइंटीग्रेशन का मतलब कहा था मैंने कि बड़े मॉलिक्यूल को, जो बड़ा पार्टिकल रहेगा पत्थर जैसा, उसको ब्रेक करेंगे और छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करेंगे। तो बड़े पार्टिकल को मैक्रो मॉलिक्यूल, फिजिक्स में माइक्रो मैक्रो होता है ना, तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स मतलब बड़े मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करके हम लोगों ने छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया। ओके, क्लियर है। ओके, तो मैक्रोमोलिक्यूल्स को हमने छोटे छोटे पार्टिकल्स में जब ब्रेक करेंगे तो उस प्रोसेस को हम डिस्पर्शन या फिर डिसइंटीग्रेशन मेथड कहेंगे। अब देखो इस मेथड में हमारे पास बहुत सारे टेक्निक्स है, नंबर ऑफ टेक्निक्स। अब देखो, अगर मुझे पत्थर तोड़ना है तो मैं हथौड़ा लेकर तोड़ूं, मशीन लेकर तोड़ूं, या मिक्सर में भी कुछ भी कर सकता हूं, मेरे तो बहुत सारे तरीके। तो वैसे ही इस डिस्पर्शन मेथड के भी बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं। बेसिकली अगर हम सीबीएसई की बात करें, एनसीईआरटी की बात करें, वहां पर 2 ही मेथड दिए, बट हम अब आज 4 मेथड्स की बात करेंगे। तो जस्ट आई विल राइट द 4 मेथड्स ऑफ डिस्पर्शन मेथड। पहला मेथड अगर हम पढ़ेंगे उसे मैं कहूंगा मैकेनिकल डिस्पर्शन। मैकेनिकल डिस्पर्शन, क्या कहा मैंने, मैकेनिकल, इट्स प्रोनाउंसिएशन इज मैकेनिकल डिस्पर्शन, मैकेनिकल डिस्पर्शन, जो कि हम नॉर्मल टर्म में कहते हैं। दूसरा अगर मैं कहूंगा उसका नाम है इलेक्ट्रो डिस्पर्शन, इलेक्ट्रो डिस्पर्शन या डिसइंटीग्रेशन, दोनों ही वर्ड हम यूज करते हैं। मैकेनिकल डिस्पर्शन, इलेक्ट्रो डिस्पर्शन, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, third one is spatial peptidization, peptidization, peptidization
पेप्टाइजेशन, नाम ध्यान से देखो, पेप्टाइजेशन। एंड लास्ट वन अल्ट्रासोनिफिकेशन और अल्ट्रासोनिक डिस्पर्शन, या इसे हम कहेंगे अल्ट्रासोनिक डिस्पर्शन। व्हाट डू वी कॉल इट? अल्ट्रासोनिक डिस्पर्शन। याद रखना है ये चारों नाम, चारों को हम डिस्कस करने वाले हैं एक एक करके। बस सबसे पहले पॉइंट क्लियर रहे, डिस्पर्शन मेथड में हम बड़े पार्टिकल को ब्रेक करके छोटे छोटे पार्टिकल में बनाने वाले हैं बच्चों। एंड इसमें हमारे पास 4 टेक्निक हमें पढ़ना है। पहला है मैकेनिकल डिस्पर्शन, सेकेंड है इलेक्ट्रो डिस्पर्शन, इसे ही ब्रेडिक आर्च मेथड कहते हैं, हम आगे देखेंगे। थर्ड है पेप्टाइजेशन एंड फोर्थ है अल्ट्रा डिस्पर्शन। ओके, इसको नोट कर लो अच्छे से। हो गया? पॉज करके आप नोट कर लेते जाओ, मैं हट जाता हूं ताकि आप पूरा क्लियरली देख सको। तो चलिए हम लोग इसकी पहली और एक मेथड को डिस्कस करते हैं। टॉपिक हमारा प्रिपरेशन ही चल रहा है, इसलिए मैं टॉपिक नहीं चेंज कर रहा, हमारा टॉपिक प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशंस ही चल रहा है। चलो मिटा देता हूं, जगह बन जानी चाहिए थोड़ी, ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ा बड़ा पॉइंट है। याद रखना है हम डिस्पर्शन मेथड की बात कर रहे हैं और डिस्पर्शन मेथड का पहला पॉइंट है हमारा मैकेनिकल डिस्पर्शन। तो मैं हेडिंग में लिख देता हूं, चलो रेड से लिख देते हैं, ग्रीन हो गया बहुत देर से। तो मैकेनिकल डिस्पर्शन पहला पॉइंट है मैकेनिकल डिस्पर्शन। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं, मैकेनिकल वर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? कोई मशीन या जब मैकेनिकल ऑपरेशंस किए जाते हैं तब। तो इस प्रोसेस को अब मैं ध्यान से बताता हूं क्या होगा। सबसे पहले अब जो मेथड है किसके अंडर आता है? ये डिस्पर्शन मेथड, मतलब बड़े पार्टिकल्स को हम छोटा छोटा पार्टिकल में ब्रेक करने वाले हैं। तो सबसे पहले अब डिस्पर्स फेज हम ब्रेक किसको करेंगे? देखो याद रखो एक कॉन्सेप्ट कि डिस्पर्स फेज रहेगा, उसको हम डिस्पर्स मीडियम में ऐड करने वाले हैं। तो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल बड़े बड़े रहेंगे, सॉल्वेंट तो मोस्टली लिक्विड ही रहेगा। यहाँ पर कोलॉइडल सॉल्यूशन में हम लिक्विड कोलॉइडल की बात करें तो लिक्विड रहेगा, तो उसमें तो पार्टिकल कुछ छोटे बड़े करने नहीं पड़ते, लिक्विड में हमें पार्टिकल छोटे करने पड़ेंगे डिस्पर्स फेज के। तो सबसे पहला मैकेनिकल मेथड में हम क्या करते हैं, स्टेप वाइज बता रहा हूँ कि या पहले डायग्रामेटिकली बता देता हूँ आपको। सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास कंटेनर में बड़े बड़े साइज के पार्टिकल होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स। इनका साइज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर होगा, इनका साइज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर होगा। फिर हम क्या करेंगे, इनको ब्रेक करके फाइन पाउडर में कन्वर्ट करेंगे। क्रशिंग करने से क्या होगा, जब हम इसको क्रश करेंगे या थोड़ा क्रश करते हैं, इस माइक्रोमोलिक्यूल्स को क्या करेंगे, हम थोड़ा फाइनली मॉलिक्यूल्स में क्रश करेंगे, फाइनली मॉलिक्यूल्स और फाइन पार्टिकल्स। तो यहां पर आ जाएंगे और इसको डिस्पर्स मीडियम, पहले हमने इसको क्या कर दिया, क्रशिंग कर दिया, तो हमारे पास पाउडर मिल गया हमको, फाइन पार्टिकल्स। यहां पर हमको मिल जाएंगे फाइन पार्टिकल्स। अब इन फाइन पार्टिकल्स को क्या करेंगे, अब ये हो गया हमारा डिस्पर्स मीडियम, ये हो गया डिस्पर्स मीडियम बच्चों, डिस्पर्स मीडियम। अब इस डिस्पर्स मीडियम को हम ऐड करेंगे डिस्पर्स फेज में, ये डिस्पर्स फेज है, डिस्पर्स फेज को हम ऐड करेंगे डिस्पर्स मीडियम लिक्विड रहेगा मोस्टली, तो इसमें हम ऐड करेंगे, क्या होगा, उसके पार्टिकल्स तो चले जाएंगे बच्चों। लेकिन ये कौन सा सॉल्यूशन है, हम कौन से सॉल्यूशन की पढ़ाई कर रहे हैं, लायोफोबिक सॉल्यूशन की। तो ये पार्टिकल्स और ये जो डिस्पर्स मीडियम है वो मिक्स नहीं होगा, तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा एक सस्पेंशन मतलब जिसमें पार्टिकल सेटल हो जाते हैं, तो इसमें पार्टिकल नीचे सेटल हो जाएंगे। मतलब डिस्पर्स मीडियम है यहां पर पूरा, लेकिन पार्टिकल नीचे सेटल हो गए, सस्पेंशन बन गया, दिख रहा है। अब हमें सस्पेंशन बनाना था या फिर कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाना था बच्चों,
अब बोलोगे हमें तो कोलॉइडल सॉल्यूशन बना था, बन गया सस्पेंशन। तो यहां पर एक मैकेनिकल मतलब एक मशीन आ जाएगी जिसे हम कहते हैं कोलॉइडल ड्रिल। और कोलॉइडल मिल, कोलॉइडल मिल, कोलॉइडल मिल जिसे चक्की कहते हैं, यू नो। मिल मतलब क्या होता है? मिल मतलब चक्की, आटा चक्की पता है, जिसमें हम गेहूं डालेंगे तो पाउडर पाउडर बन के निकल जाएगा बाहर, पता है? गेहूं का चक्की देखा, आटा चक्की देखा गेहूं का। सो व्हाट हैपेंस, हम ऊपर से गेहूं के दाने डालेंगे, वो पाउडर बन के नीचे से निकलेगा। आप बोलेंगे सर पाउडर तो पहले ही बन गया था। अब पाउडर बन गया था, लेकिन ये पार्टिकल्स थोड़े बड़े होंगे, मतलब ये भी ये तो बहुत बड़े होंगे, मतलब ये मैक्रोमोलेक्यूल तो बहुत बड़े होंगे, एंड ये फाइन पार्टिकल्स भी ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर रहेंगे। ये जो पार्टिकल्स है ये ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर होंगे, तभी तो वो सस्पेंशन बनेगा। अब ये कोलॉइडल मिल क्या होता है? ये स्पेशल टाइप की चक्की होती है जिसमें ये जो सस्पेंशन है, अगर हम सस्पेंशन को इसमें ऐड कर दे, सस्पेंशन को अगर हम इसमें ऐड कर दे तो इसमें से कोलॉइडल सॉल्यूशन मिलेगा। कोलॉइडल सॉल्यूशन कैसे मिलेगा बच्चों? किसमें से पास करेंगे? कोलॉइडल मिल से। कोलॉइडल मिल से जब पास करेंगे तो मिल मतलब चक्की होता है, वो इन पार्टिकल को मिक्स करेगी, मतलब मिक्स अच्छे से मिक्स करेगी, क्रश करेगी, ये पार्टिकल का साइज छोटा हो जाएगा और ये फॉर्म करेगा एक कोलॉइडल सॉल्यूशन, पूरा कोलॉइडल सॉल्यूशन। समझ में आ गया? स्टेप्स ध्यान से देखेंगे, इसमें मैकेनिकल ऑपरेशन हो रही है 2 बार। मैकेनिकल नाम क्यों दिया है? पहला बार फर्स्ट टाइम क्रशिंग हो रहा है, क्रशिंग मतलब मैकेनिकल ऑपरेशन, एंड मिल चक्की में भी क्रशिंग होता है, तो कोलॉइडल मिल हो गया वो, इसलिए इसका नाम मैकेनिकल डिस्पर्शन है। फिर से एक बार बता रहा हूं कि सबसे पहले क्या किया हमने, मैक्रोमोलिक्यूल्स लिए, बड़े बड़े पत्थर लिए, उसको क्रश कर दिया थोड़ा, जिसका साइज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर होगा, उससे मैंने डिस्पर्स मीडियम में ऐड कर दिया। अब वो लायोफोबिक है, मतलब अट्रैक्ट नहीं करते, इसलिए मिक्स नहीं हो गए, सेटल हो गए। अब सेटल होने के बाद हम उसे स्पेशल चक्की में डालेंगे जिसे कोलॉइडल मिल कहते हैं, उसमें वो मिक्स हो जाएगा और फिर वो फॉर्म करेगा कोलॉइडल सॉल्यूशन, जो कि लायोफोबिक होगा, बट वो एक अच्छा मिक्सचर बन जाएगा। तो देखना ये हर कोलॉइडल सॉल्यूशन के लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए तो हमारे पास बहुत सारी टेक्निक है ना बच्चों। अगर इसी से हो जाता तो हम सारे के सारे कोलॉइडल सॉल्यूशन इसी से बना लेते, इससे हो जाता तो 4 नहीं बनाने पड़ती। अभी पढ़ाई एक ही बुक से हो जाती तो हम 10 बुक क्यों पढ़ते, एक ही सब्जेक्ट पढ़ते, एक ही बुक पढ़ते, ठीक है। तो अब इसमें याद रखना एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल्स है, इंक हो गया, पेंट हो गया, तो इंक एंड पेंट आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस मैकेनिकल डिस्पर्शन। तो ये आप स्टेप में, इसको आप स्टेप में लिख सकते हो, जो भी मैंने पॉइंट बताया स्टेप में, मतलब फर्स्ट व्हाट वी डू, वी क्रश मैक्रोमोलिक्यूल्स, सेकेंड स्टेप में दिस फाइन पार्टिकल्स आर मिक्स्ड विद द डिस्पर्स मीडियम, then it will form suspension, this suspension is passed through colloidal mill and it form colloidal solution। तो इसको नोट डाउन कर लो डायग्रामेटिकली, बाकी फिर थ्योरेटिकली आप लिख सकते हो इसको। हो गया? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर, नेक्स्ट टाइप का लिख लिया होगा मेरे ख्याल से, नहीं लिखा है तो पॉज करके लिख लेते जाओ आप लोग, क्योंकि अब ज़्यादा देर तक मैं रुक भी नहीं सकता, टॉपिक हमें बहुत सारे कवर करने हैं, है ना। तो आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन करते चलेंगे, हर एक पॉइंट आपके पास होना चाहिए। मैकेनिकल तो हो गया, मैकेनिकल से सारे कोलॉइडल सॉल्यूशंस नहीं बनेंगे, सारे के सारे नहीं बनेंगे, तो सेकंड आ गया हमारे पास में डेंजर वाला, थोड़ा सा डेंजर है और इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला, इलेक्ट्रिक डिस्पर्शन। इलेक्ट्रिक डिस्पर्शन, इसे ही दूसरा नाम है ब्रैडिग्स आर्क मेथड। समझाऊंगा, हर एक पॉइंट समझाऊंगा, डोंट वरी। इलेक्ट्रिक डिस्पर्शन मेथड मतलब इस डिस्पर्शन में या फिर इस डिसइंटीग्रेशन में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी डालने वाले, इसमें इलेक्ट्रिसिटी से करने वाले इस प्रोसेस को, ओके। इसी का नाम ब्रैडिग्स आर्क मेथड, ब्रैडिग अब साइंटिस्ट का नाम है, किसने डिस्कवर किया इस मेथड को। आर्क मतलब स्पार्क, ये जो आर्क वर्ड है वो स्पार्क से आया है। आपने आर्क वेल्डिंग नाम सुना होगा, जब हम
इलेक्ट्रिसिटी से वेल्डिंग करते हैं उसे आर्क वेल्डिंग कहा जाता है। और आपको पता है जब हम वेल्डिंग करते हैं, मैं तो नहीं करता, आप भी नहीं करते, जब आपने कभी वेल्डिंग की शॉप देखी होगी तो कितना स्पार्क क्रिएट होता है, उसे हम आर्क कहते हैं। तो ध्यान में रखना है, आर्क मतलब इलेक्ट्रिक आर्क, इलेक्ट्रिक स्पार्क, जो हम नॉर्मल टर्म में जिसे स्पार्क कहते हैं। तो सबसे पहले इस मेथड को हम कौन से टाइप के कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए यूज करते हैं? तो याद रखना है इसे हम यूज करते हैं फॉर लीस्ट रिएक्टिव मेटल सोल, लीस्ट रिएक्टिव मेटल सोल, सोल मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन। ओके, तो एग्जांपल कौन से आएंगे फिर इसमें सबसे प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लीड भी दिया है कहीं कहीं पर। तो ये सभी मेटल्स का कोलाइडल सोल बनाने के लिए ये टेक्निक यूज किया जाएगा। तकनीक और टेक्निक, हिंदी में तकनीक, इंग्लिश में टेक्निक। ओके, चलिए अब समझ तो गया कि मेटल्स का होने वाला है, मतलब मेटल को मैं डिस्पर्स करने वाला हूं डिस्पर्स मीडियम में। तो सबसे पहला मेरे पास रहेगा एक डिस्पर्स मीडियम। चलो कंटेनर बना देते हैं। यहां पे मेरे पास लिक्विड है पूरा, ये ग्रीन कलर का है डिस्पर्स मीडियम। याद रखो ये हो गया मेरा डिस्पर्स मीडियम जिसमें हम डिस्पर्स करने वाले हैं। ओके, ये बाहर बनाना पड़ेगा, चलिए इसको बाहर बना देता हूं ऐसे। ये हो गया डिस्पर्स मीडियम। इस डिस्पर्स मीडियम में हमें मेटल डालना है और हम इलेक्ट्रिसिटी पास करने वाले हैं। तो जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हम इसमें इलेक्ट्रोड डाल देते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रोड हो गया, इसको वायर लगा होगा। ये दूसरा इलेक्ट्रोड हो गया, है ना, इस पे भी वायर लगा होगा। अब इस पे हमें वायरिंग का कुछ लेना देना नहीं करना है, हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री, इसलिए हमें इलेक्ट्रोड कौन सा है, चलो फिर भी मैं लिख देता हूं पॉजिटिव, ये एनोड होता है, नेगेटिव कैथोड होता है, इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि ये जो रॉड मैंने यूज किए हैं, जो इलेक्ट्रोड होंगे, दिस टू इलेक्ट्रोड्स, ये जो इलेक्ट्रोड्स होंगे, ये इलेक्ट्रोड उस मेटल के होंगे जिसका हमें कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है। तो दिस आर द मेटल इलेक्ट्रोड्स। तो ये सब बनेगा इन सब से। अगर सपोज मुझे गोल्ड का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है तो ये इलेक्ट्रोड गोल्ड के रहेंगे, मतलब दिख रहा है कितने बड़े गोल्ड के इलेक्ट्रोड, मतलब सब बड़ा सा रहेगा, तो वो पार्टिकल तो बहुत बड़े हो गए। अब समझ में आ रहा है डिस्पर्शन कौन सी मेथड, ये है इलेक्ट्रिक डिस्पर्शन, ये मेथड है डिस्पर्शन मेथड का। डिस्पर्शन मेथड में बड़े पार्टिकल को ब्रेक करते हैं। तो ये जो रॉड है वो रॉड ब्रेक होकर डिस्पर्स मीडियम में मिक्स होने वाला है और हम इसे ब्रेक करने वाले हैं बाय इलेक्ट्रिक स्पार्क। मतलब यहां पर ऐसा स्पार्क बनने के लिए ऐसा डायग्राम में बहुत जगह बनाया जाता है, तो इस तरीके से स्पार्क, ये आर्क बनेगा, यहां पर इसको मैं आर्क लिख देता हूं, मतलब इलेक्ट्रिक स्पार्क बनेगा। इतना इसमें बहुत हाई वोल्टेज करंट, ये बहुत हाई वोल्टेज करंट रहता है, यहां पर हाई वोल्टेज करंट, जिसको हम लोग आर्क कहेंगे, हाई वोल्टेज करंट या फिर आर्क। तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास होने वाली है, बहुत ज्यादा स्पार्क क्रिएट होने वाला है। जब हम हाई इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या होगा बच्चों, यहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर क्रिएट होगा, तो यहां पर वो वेपराइज होगा। इसलिए इसको हम ठंडा करने के लिए इसके बाहर यहां पर हम आइस लगाते हैं। याद रखो, इस कंटेनर के बाहर, ग्रीन के बाहर मैंने बनाया, इसे हम बोलते हैं आइस बाथ। जैसे आपने वाटर बाथ नाम सुना होगा, अगर वाटर कवर करते हैं, वाटर से हीट करते हैं, तो आइस बाथ का मतलब अंदर का जो हमारा कंटेनर है जिसमें डिस्पर्स मीडियम है, देखो ग्रीन कलर से बना है, बाहर का जो कंटेनर है वो आइस बाथ हो गया। इसमें पूरे आइस रखे हुए हैं। आइस क्यों रखे, ताकि ये पूरा सिस्टम ठंडा रहे। अब मैं आगे बताता हूं ठंडा केस, अभी बता दिया था मैंने कि क्या होगा। कंस्ट्रक्शन बहुत ही सिंपल है, देखो सबसे बाहर है आइस बाथ, मतलब ये जो रेड रेड बना है बाहर का, इसको थोड़ा सा ब्लैक भी शेड दे देता हूं ताकि आप समझ जाए अच्छे से। तो ये जो ब्लैक शेड और रेड है, ये है आइस बाथ। क्या है, आइस बाथ, जिसमें आइस होंगे। उससे क्या होगा, पूरा सिस्टम ठंडा रहेगा। उसके अंदर जो कंटेनर रहेगा उसमें हमारा डिस्पर्स मीडियम है जिसमें हमें सॉल्यूशन बनाना है, कोलाइडल सॉल्यूशन। तो ये डिस्पर्स मीडियम प्रॉपरली होना चाहिए। तो गोल्ड किसमें बन सकेगा, वही मीडियम हम ऐड करेंगे।
और एक चीज रहती है उसमें, वो मैं आगे बताऊंगा, एक और चीज इसमें हम ऐड करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करने वाले हैं तो इलेक्ट्रोड रहेंगे, एनोड कैथोड। बट इलेक्ट्रोड में वायरिंग में जो दो रॉड लगने वाले हैं, या जो रॉड, मेटल इलेक्ट्रोड बोलो या रॉड बोलो, इसको मेटल रॉड्स, ठीक है, जो रॉड लगने वाले हैं वो उसी मेटल के रहेंगे जिसका कोलाइडल सॉल्यूशन हमको बनाना है। वहां पर बहुत बार कंफ्यूजन होता है लोगों को, या बुक्स में कंफ्यूज दिया हुआ है, कहीं दिया है कि ये मेटल कुछ और भी हो सकते हैं और सेंटर में वो मेटल होगा जिसका हमें सॉल्यूशन। बट मैं बता रहा हूं कि ये जो रॉड इलेक्ट्रोड्स है वो इलेक्ट्रोड्स उसी मेटल के होंगे जिस मेटल का हमें सॉल्यूशन बनाना है। जैसे सपोज तो ये गोल्ड के इलेक्ट्रोड है, सपोज वी आर मेकिंग गोल्ड कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है, हम लोग गोल्ड का कोलाइडल सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रोड रहेंगे गोल्ड के, किसके रहेंगे, गोल्ड के, दिस इज मेड अप फ्रॉम गोल्ड इलेक्ट्रोड, और ये सॉल्यूशन रहेगा, सपोज वाटर है, चलो वाटर में बना देते इसको हम, तो क्या होगा, अब कंस्ट्रक्शन समझ गया, दिस वन इज ऑल कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन आपको आना चाहिए, कंस्ट्रक्शन की चीजें पता होनी चाहिए। एक और चीज उसमें रहेगी, अब हम स्टेप्स की, मेथड की बात करते कि मेथड में होने क्या वाला है। अब देखो बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी है, हम इलेक्ट्रिसिटी पास करने वाले हैं, आर्क मेथड है, तो सबसे पहला विल पास हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट। पहला क्या होगा, पास हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट। तो हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट पास करने से वहां पर आर्क इज जनरेटेड, वहां पर एक आर्क जनरेट हो जाएगी। अब ये आर्क जनरेट हो गई, आर्क जनरेट के होने की वजह से हाई टेम्परेचर इज प्रोड्यूस, हाई टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर बन गया। तो अब जब मेटल को जब हम हाई टेम्परेचर देते हैं बच्चों, या किसी भी सॉलिड को अगर हम हाई टेम्परेचर देते हैं तो वो सॉलिड कन्वर्ट होता है, सॉलिड किस में कन्वर्ट होता है अगर हम सॉलिड को हीट करते हैं तो, कमेंट में बताएंगे। थर्ड क्वेश्चन, आज का कमेंट का थर्ड क्वेश्चन, कि अगर हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं तो वो सॉलिड किस में कन्वर्ट होता है, तो नॉर्मली, चलो आंसर उसका, नॉर्मली सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड। बट आप कमेंट में बराबर दो आंसर कि नॉर्मली लिक्विड को जब सॉलिड को हम हीट करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज दिस मेटल डायरेक्टली वेपोराइजेस, वेपोराइजेस का मतलब वो डायरेक्ट गैस बन जाता है, इतना हाई इलेक्ट्रिसिटी होता है कि ये मेटल डायरेक्टली हीट में कन्वर्ट, डायरेक्टली वेपोराइज, डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बच्चों अगर ये वेपोराइज हो गया, पूरा गैस बन गया, तो ये तो वहां से उड़ जाएगा बाहर, उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा। तो अब आप बोलोगे सर यहां पर ये आइस रखा है, आइस की वजह से ये पूरा सिस्टम ठंडा है, तो जैसे ही उसको गर्मी मिलेगी वो वेपोराइज होगा, तो ड्यू टू आइस और कोल्ड टेम्परेचर क्या होगा, ड्यू टू आइस क्या होगा, क्या होगा बच्चों बताओ जरा। अगर गैस को मैं ठंडा कर दूं, वाटर वेपर को मैं ठंडा कर दूं, आइस बात में रख दूं, तो वाटर वेपर वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। तो वैसे ही आइस बात का टेम्परेचर कोल्ड रहता है 0 डिग्री सेल्सियस, आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस। इस वजह से वो जो भी गोल्ड वेपराइज हुआ है वो डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म में इट फॉर्म्स। तो गोल्ड क्या करेगा, पहले वेपराइज होगा तो दूर दूर जाएगा, इधर उधर दूर भागेगा। तो स्मॉल पार्टिकल्स of gold condenses, कंडेंस क्योंकि वेपराइज हुआ था इसलिए कंडेंस एंड फॉर्म गोल्ड कोलॉइडल पार्टिकल्स, मतलब 1 to 1000 नैनोमीटर के रेंज में। याद रखना कि क्या हो गया यहां पर कि सॉरी जस्ट अ सेकेंड, कि यहां पर पहले इलेक्ट्रिसिटी पास की, गोल्ड वेपराइज हो रहा था, बट वेपराइज होने नहीं दिया हमने, कैसे कि बाहर ठंडा रखा है, तो ठंडी की वजह से वो जो वेपर बाहर बन रहे थे, जब वेपर बनेगा तो दूर दूर जाएगा। देखो जब मेटल था तब सॉलिड ऐसा रहेगा, जब वेपर बनेगा तो इसकी छोटे छोटे पार्टिकल्स ऐसे दूर दूर जाने लगेंगे, तो छोटे छोटे पार्टिकल, गोल्ड के छोटे छोटे पार्टिकल्स दूर दूर हो गए, मतलब बड़े पार्टिकल को हमने ब्रेक कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी से ब्रेक किया, इसलिए इलेक्ट्रिक डिस्पर्शन। तो इलेक्ट्रिसिटी से ब्रेक कर दिया हमने उन्हें, ओके। तो छोटे छोटे पार्टिकल सेपरेट हो गए, लेकिन ठंडी की वजह से वो वहीं पर रुक गए, वहां पे सॉलिड बन गए। पहले वेपर बन गए थे, वेपर बने थे, बट ठंडी की वजह से सॉलिड बन जाएंगे। समझ में आ गया यहां तक पॉइंट?
क्लियर है? अब यहां तक तो ये हो गया सिंपल मेथड, बट अगर क्या होगा कि गलती से क्या हुआ कि ये सब जो पार्टिकल्स इसमें से निकल रहे हैं, उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे पार्टिकल्स जमा होकर बड़े बड़े पार्टिकल्स बना दिए, बिग पार्टिकल्स या एग्रीगेट। कि क्या हो गया कि अगर यही कंडीशन रहेगी तो गोल्ड के छोटे छोटे पार्टिकल मिलके एग्रीगेट बनाएंगे और वो नीचे बैठ जाएंगे, सस्पेंशन बन जाएगा। अगर वो एग्रीगेट बनाते तो सस्पेंशन बन जाएगा ना बच्चों, तो हमें तो सस्पेंशन बनाना नहीं है, तो हम क्या करते हैं, टू प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ सस्पेंशन, फॉर प्रिवेंशन ऑफ formation of suspension, for prevention of formation of suspension we add electrolyte। क्या ऐड करते हैं इसमें? इलेक्ट्रोलाइट। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट, तो यहां पर हम ऐड करेंगे प्लस, इसमें हम ऐड करेंगे KOH। क्या ऐड करेंगे? KOH। KOH ऐड करने से क्या होगा बच्चों, बताओ मेरे को। KOH ऐड करने से, KOH इज इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन कोई बताएगा मुझे? इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन, चलो इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपका हुआ है तो इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट इज द सब्सटेंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर और सॉल्वेंट इट आयोनाइजेस और डिसोशिएट। द सब्सटेंस विच डिसॉल्व इन वाटर to form ions or which dissociates to form ions is called electrolyte। तो ये KOH क्या करेगा बच्चों? KOH क्या करेगा? KOH पानी में डिसॉल्व होकर, वाटर में डिसॉल्व होकर K प्लस OH नेगेटिव बनाएगा। क्या बनाएगा? K प्लस OH नेगेटिव। तो ये जो गोल्ड के पार्टिकल्स रहेंगे ये बहुत छोटे छोटे हैं, मतलब अब ये बिग पार्टिकल्स बने थे, चलो इसको मिटा देता हूं, आपने नोट डाउन कर लो अच्छे से कि क्यों हम बिग पार्टिकल्स बनेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बिग पार्टिकल बन गए तो सस्पेंशन बन जाएगा ना। तो अब क्या होगा कि गोल्ड के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे इनके ऊपर OH आ जाएगा, OH नेगेटिव। तो क्या करेंगे, ये सब नेगेटिव बन जाएंगे, ये सब नेगेटिव बन जाएंगे, सबके सब नेगेटिव बनेंगे, या कोई भी एक या तो पॉजिटिव बन सकते हैं या तो नेगेटिव। अब देखो अगर गोल्ड के पार्टिकल नेगेटिव बन गए तो क्या वो पास में आएंगे? क्या लाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर और रिपल, तो वो पार्टिकल्स कभी अट्रैक्ट नहीं करेंगे और एग्रीगेट नहीं फॉर्म करेंगे, वो छोटे छोटे कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएंगे। इसीलिए ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर से एक बार मैं बता दूं, इलेक्ट्रिक डिस्पर्शन मेथड, ब्रेडिक्स आर्क मेथड, इसमें हमने पूरा सेटअप देखा कि अंदर डिस्पर्शन मीडियम है, उसमें इलेक्ट्रोड से जिसका हमें डिस्पर्शन करना है, डिस्पर्स फेज वाले, एंड इसको आइस बात लगाया गया है। सबसे पहले इस डिस्पर्स मीडियम में हम इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, बहुत हाई इलेक्ट्रिसिटी की वजह से वो मेटल पूरा वेपराइज हो जाएगा, बट ठंडी के वजह से वो कंडेंस मतलब सॉलिड पार्टिकल में डिपॉजिट होगा, बट वो एक साथ जमा नहीं होगा या जमा नहीं होना चाहिए, इसलिए हम उसमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे, जिसके वजह से जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे वो चार्ज हो जाएंगे, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो फर्क नहीं पड़ता। बट गोल्ड सॉल्ट के लिए हम लोग KOH ऐड करते हैं और गोल्ड सॉल्ट नेगेटिव हो जाता है, सारे पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे, इस वजह से एग्रीगेट फॉर्म नहीं करेगा एंड ये हमारा बनेगा कोलाइडल सॉल्यूशन। फाइनली दिस वन इज अवर कोलाइडल, और गोल्ड सॉल्व लिख देता हूं मैं इसको, गोल्ड सॉल्व, जिसका साइज 1 to 1000 नैनोमीटर के रेंज में रहेगा। क्लियर? तो इसको नोट डाउन कर लेंगे जल्दी से, चलो इसको नोट कर लें। क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ पर? तो मैं इसलिए हट गया था ताकि आप इसको पूरा लिख लें। तो चलो अब मिटा दे, तो आप वीडियो पॉज करके लिखते जाएंगे, ठीक है? तो सेकेंड मेथड भी हो गई हमारी, चलो मिट ही गया है तो मिटा ही दे। समझ में आ रहा है डिस्पर्शन में क्या हो रहा है? देखो हर जगह, पहले वाले में मैकेनिकल था, दूसरे वाले में इलेक्ट्रिकल था। अब पढ़ते हैं पेप्टाइजेशन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट, टॉपिक मतलब जैसे हमारा डिस्पर्शन मेथड का थर्ड मेथड है पेप्टाइजेशन। याद रखना है ये बहुत कंफ्यूजिंग टर्म है, बुक में या नोट्स में कहीं भी इसे डिटेल में नहीं समझाया जाता, बहुत जगह इसका कंफ्यूजन बन जाता है। बहुत सिंपल है, बट ये सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा पेप्टाइजेशन का मतलब
अपोजिट टू कोगुलेशन, याद रखेंगे इसे। अपोजिट टू कोएगुलेशन, अपोजिट होता है ये कोएगुलेशन के, मतलब कोएगुलेशन होना मतलब जमा होना और पेप्टाइजेशन मतलब दूर होना। जस्ट अ सेकेंड। तो अब आप समझ सकते हो डिस्पर्शन में पहले मेथड में हमने देखा कि मैकेनिकल अगर था हमारे पास मैकेनिकल, तो उसमें हम क्या कर रहे थे, मैकेनिकल डिस्पर्शन में मैकेनिकल मेथड से हमने पार्टिकल को तोड़ा था, इलेक्ट्रिकल मेथड में हमने इलेक्ट्रिकल मेथड से पार्टिकल को तोड़ा था। पेप्टाइजेशन में मेथड में एक्चुअली हम लोग एक पेप्टाइजिंग एजेंट यूज करेंगे, मैं लिख देता हूं यहां पर पेप्टाइजिंग एजेंट, जिसे मैं पीए कहूंगा अभी आगे, पीए यूज करने वाले हैं। चलिए देखते हैं हम इसे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो पेप्टाइजेशन है कौन से टाइप के कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए यूज होगा। पहला तो वो लायोफोबिक का ही है, ये जितने भी पॉइंट हम पढ़ रहे हैं ये सब लायोफोबिक के प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, याद रखना लायोफिलिक के नहीं है, लायोफिलिक के नहीं है सबसे इंपॉर्टेंट। लेकिन दूसरा पॉइंट अगर हम बोलते हैं कि कौन से टाइप के सॉल्यूशन के लिए यूज किया जाता है, तो इट इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट, मतलब ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन जिसमें प्रेसिपिटेट से कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने वाले हैं। अब आप बोलोगे सर प्रेसिपिटेट से कैसे कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा। अब आपको ध्यान में आएगा प्रेसिपिटेट का मतलब, क्या कोई प्रेसिपिटेट की डेफिनेशन बता सकता है, क्या कोई प्रेसिपिटेट की डेफिनेशन बता सकता है। कमेंट बॉक्स में आप प्रेसिपिटेट की डेफिनेशन लिखेंगे इस टाइम पर पॉज करके। ओके, तो प्रेसिपिटेट इज द सब्सटेंस फॉर्म्ड आफ्टर द केमिकल, सॉरी इसको हम ऐसे बोलेंगे द इमिसिबल सब्सटेंस। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इट इज इमिसिबल, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो इमिसिबल होता है, किसमें, इमिसिबल इन रिएक्शन मिक्सचर। जिस भी रिएक्शन में वो अगर फॉर्म होता है उस रिएक्शन मिक्सचर, मतलब रिएक्टेंट्स होंगे, प्रोडक्ट्स होंगे, जो भी मिक्सचर होगा, आपने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा, उसमें रिएक्शन अकेला प्रोडक्ट या रिएक्टेंट नहीं होते, प्रोडक्ट भी होते हैं, रिएक्टेंट भी होते हैं, पूरा मिक्सचर होता है, खिचड़ी होती है। तो उस सब में अगर जो प्रोडक्ट बन रहा है, अगर वो प्रोडक्ट इमिसिबल है या उसमें से सेपरेट आउट होता है तो उसे हम प्रेसिपिटेट कहेंगे। तो डेफिनेशन वाइज द इमिसिबल सब्सटेंस फॉर्म्ड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड अ प्रेसिपिटेट। ठीक है, ऐसा सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन होने के बाद उस रिएक्शन मिक्सचर से बाहर निकल जाता है क्योंकि वो इमिसिबल होता है। इसका एग्जांपल हम लिखते हैं, क्या एग्जांपल आपके टेक्स्ट में या नोट्स में ज्यादातर हम इसको यूज करते हैं, AgCl वाला यूज करते हैं, लेकिन मैं FeCl3 यूज कर रहा हूं आज। FeCl3 प्लस H2O फॉर्म FeOH थ्राइस प्लस क्या बनेगा, HCl प्लस HCl। इसको अगर हम बैलेंस करने गए तो दिस वन कैसे बैलेंस हो जाएगा, बैलेंसिंग दिस वन हियर इट इज 3, इट इज 3 बट यहाँ पर 2 है तो बैलेंस हो जाएगा ये 3 HCl, 3 प्लस 3 यहाँ पर कितना हो रहा है 6, तो यहाँ पर भी 3 लगेगा। अब हो गया बैलेंस FeCl3। बट इंपॉर्टेंट हियर इज कि ये जो है FeOH थ्राइस फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये एक प्रेसिपिटेट है। दिस वन फेरिक हाइड्रोक्साइड इज अ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब जो इस रिएक्शन मिक्सचर में डिसॉल्व नहीं होगा, इस वजह से क्या होगा, वो इस मिक्सचर से बाहर निकल जाएगा सॉलिड फॉर्म में। क्लियर। तो देखिए अगर मैं इसको कंटेनर में लेता हूं, रिएक्शन लेता हूं FeCl3 प्लस H2O, तो इसमें पूरे ये सारे केमिकल रहेंगे। मतलब इसमें FeCl3 रहेगा लिक्विड फॉर्म में, FeCl3 मतलब फेरिक क्लोराइड, सॉल्ट है तो सॉलिड फॉर्म में होगा, प्लस वाटर में मिक्स, बट वो डिसॉल्व, ये पूरा डिसॉल्व हो जाएगा। HCl भी मिक्स हो जाएगा, लेकिन इसमें FeOH थ्राइस कैसे से कोलाइड, मतलब FeOH थ्राइस जमा हो जाएगा प्रेसिपिटेट, क्योंकि वो प्रेसिपिटेट है। प्रेसिपिटेट या तो सॉल्यूशन में फ्लोट होगा या फिर सेटल हो जाएगा, याद रखना। क्योंकि देखो अब ये जो FeOH थ्राइस बना है इस मिक्सचर में, रिएक्शन में, वो डिसॉल्व नहीं होता। तो अगर वो डिसॉल्व नहीं होता तो दो पॉसिबिलिटी है, अगर वो हल्का होगा तो वो ऊपर चले जाएगा, अगर वो भारी होगा तो वो नीचे चले जाएगा, याद रखना है। तो प्रेसिपिटेट या तो फ्लोट होगा या तो सेटल होगा।
अब मैक्सिमम टाइम पर हम सेटल की ही बात करते, क्योंकि हमने जितने भी रिएक्शन पढ़े हैं अब तक के, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की बात कर रहा हूं, तो उसमें प्रेसिपिटेट हमेशा सेटल हो जाता है, नीचे जमा हो जाता है। अब आप बोलोगे सर इसको हम क्या करें कि वो कोलाइड, अब हमें क्या करना है कि ये प्रेसिपिटेट तो बन गया प्रेसिपिटेट, तो इस प्रेसिपिटेट को हमें इस मिक्सचर में कोलाइडल फॉर्म करना है। चलो कभी कभी अब इसके दो पार्ट है कि आप इसी सॉल्यूशन में इसका कोलाइडल बना दो, मतलब इसका डिस्पर्स मीडियम क्या हो जाएगा, यही इसका डिस्पर्स मीडियम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब डिस्पर्स मीडियम ये हो गया, लेकिन ये तो मिक्स नहीं होता, हो गया लायोफोबिक भी, हम लायोफोबिक ही पढ़ रहे हैं ना कि ये दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट नहीं करते, मिक्स नहीं होते। या फिर कभी कभी क्या होता है कि हम इस प्रेसिपिटेट को फिल्टर करेंगे और किसी और डिस्पर्स मीडियम में ऐड करेंगे, मतलब मेरे पास FeOH थ्राइस आ गया, तो मैं इसे दूसरे कंटेनर में लूंगा, एक डिस्पर्स मीडियम लूंगा, उसमें मैं ये FeOH थ्राइस को ऐड कर दूंगा। समझ में आ रहा है? बट ऐसा डिस्पर्स मीडियम रहेगा जिसमें वो डिसॉल्व नहीं होता है, क्योंकि लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन। तो अब ये तो मिक्सचर हो गया, अब इसमें हम इसको बनाएंगे कैसे, कोलाइडल सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे? तो यहां पर पॉइंट आता है हमारा पेप्टाइजिंग एजेंट। पेप्टाइजिंग एजेंट का काम है कि वो इसकी पार्टिकल, सी हियर, ये जो पार्टिकल्स हैं ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर है, ये आप समझ ही सकते हो। क्यों? क्योंकि वो सेटल हो गए मतलब सस्पेंशन के पार्टिकल ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। अब वो बड़े हो सकते हैं, 10,000, 1000, कितना भी हो सकता है, 1000 नैनोमीटर से बड़ा होना चाहिए। तो पार्टिकल्स बहुत बड़े हैं, हमें कोलाइडल बनाना है, छोटे छोटे करना पड़ेगा, मतलब इसके पार्टिकल स्प्लिट करने पड़ेंगे। इसलिए तो डिस्पर्शन मेथड में आता है कि बड़े पार्टिकल को हम छोटे पार्टिकल में डिवाइड कर रहे हैं। इसीलिए अब इसको डिवाइड कैसे करेंगे, तो व्हाट वी डू, वी ऐड पेप्टाइजिंग एजेंट। हम इसमें क्या करेंगे, एडिंग PA, पेप्टाइजिंग एजेंट बताया। तो अब ये पेप्टाइजिंग एजेंट होता क्या है, मैं यहां पर एक्सप्लेन करता हूं कि पेप्टाइजिंग एजेंट होता क्या है। पेप्टाइजिंग एजेंट होता है एक इलेक्ट्रोलाइट, इट इज एन इलेक्ट्रोलाइट, इट इज अ इलेक्ट्रोलाइट। बट अब सर यहां पे मेरा है प्रेसिपिटेट FeOH थ्राइस, ठीक है। तो सर मैं इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लूं, वहां पे मैंने KOH लिया था, क्या मैं यहां KOH ले सकता हूं? KOH ले सकते हो एक्चुअली। तो इसकी कंडीशन है, कंडीशन इज दैट इट मस्ट कंटेन वन कॉमन आयन। मतलब हमारा जो प्रेसिपिटेट है, याद रखना है फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट ही चाहिए, पुराना नहीं चलेगा। फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट में हम ऐसा इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे या ऐसा पेप्टाइजिंग एजेंट ऐड करेंगे, जिसके आयन इसके साथ मिलते जुलते हो। मतलब अगर FeOH थ्राइस में मुझे कुछ पेप्टाइजिंग एजेंट ऐड करना है, तो मैं या तो ऐसा इलेक्ट्रोलाइट ऐड करूं जिसमें मुझे Fe3+ मिले, या फिर जिसमें मुझे OH नेगेटिव मिले। ध्यान आ रहा है? तो Fe3+ के लिए मैं यही वाला ऐड कर दूंगा, मैं यहां पर FeCl3 ऐड कर सकता हूं, या फिर OH के लिए या तो KOH ऐड करो या फिर NaOH स्ट्रॉन्ग है इसलिए NaOH हम ऐड कर सकते हैं। ये दोनों में से कोई भी ऐड कर सकते हैं। चलिए अगर मैंने Fe3+ ऐड कर दिया, ये FeCl3 ऐड कर दिया, इसमें क्या किया मैंने, इसमें मैंने FeCl3 भी ऐड कर दिया। अब FeCl3 इस सॉल्यूशन में जाने के बाद क्या करेगा बताओ मुझे। FeCl3 इज अ इलेक्ट्रोलाइट, इट विल फॉर्म Fe3+ प्लस Cl नेगेटिव, 3Cl नेगेटिव, ठीक है। तो Fe3+ आने वाले, तो मतलब यहां पर Fe3+ के बहुत सारे आयन बन जाएंगे, तो क्या होगा, ये जो हमारा प्रेसिपिटेट बना है, इस प्रेसिपिटेट के सरफेस पर Fe+3 के आयन एडजॉर्ब हो जाएंगे। क्या होगा, यहां पर कॉमन आयन इफेक्ट होगा, कॉमन आयन इफेक्ट, और इसके वजह से क्या होगा, कॉमन आयन एडजॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ प्रेसिपिटेट। मतलब जो प्रेसिपिटेट है उसी का कॉमन आयन हम पेप्टाइजिंग एजेंट ले रहे हैं। इसीलिए देखो हमारा प्रेसिपिटेट है FeCl3, उसमें FeOH थ्राइस, तो इसमें हम लोग
FeCl3 या NaOH ऐड कर सकते हैं। अगर मैं FeCl3 ऐड करता हूं तो Fe3 आयन इसमें ऐड होगा, सबकी तरफ जाएगा। अगर मैं NaOH ऐड करता हूं तो इसमें बनेगा Na प्लस OH नेगेटिव, तो इसमें OH नेगेटिव काम करेगा पार्टिकल के ऊपर। क्या कहा मैंने? कॉमन आयन, जो भी कॉमन आयन होंगे FeCl3 में, FeOH में, तो या तो Fe होगा या तो OH होगा। जो भी कॉमन आयन है वो पार्टिकल के ऊपर एडजॉर्ब, अगर Fe3 प्लस हुआ तो ये पूरा प्लस हो जाएगा, अगर OH नेगेटिव एडजॉर्ब हुआ तो ये माइनस हो जाएगा। देखो बच्चों, सेम जो हमने इलेक्ट्रिक डिस्पर्शन मेथड में पढ़ा था कि इसके जैसे पार्टिकल्स है, प्रेसिपिटेट के पार्टिकल्स है, बट सब नेगेटिव नेगेटिव हो गए। चलो मैं OH नेगेटिव का ले लेता हूं, तो सब नेगेटिव हो गए। अगर प्रेसिपिटेट के जो पार्टिकल्स है, उसके जो मॉलिक्यूल्स है, वो अगर पूरे नेगेटिव नेगेटिव हो गए, क्यों नेगेटिव हुआ? बिकॉज ऑफ द एड्सॉर्प्शन ऑन द सरफेस ऑफ कॉमन आयन। याद रखना है कि उसके सरफेस पर, किसके सरफेस पर? प्रेसिपिटेट के मॉलिक्यूल के सरफेस पर कॉमन आयन या तो Fe प्लस हो सकता है या तो माइनस, कोई भी ले सकते हो। अगर वो उसके सरफेस पर एड्सॉर्ब हो जाता है तो उसके ऊपर चार्ज जनरेट होगा कि नहीं होगा? चलो बताओ। अगर किसी सरफेस पर चार्ज एड्सॉर्ब हो जाए तो क्या होगा? इसको मैं लिखता हूं FeOH थ्राइस और इसके ऊपर एड्सॉर्ब हो गया हमारा OH नेगेटिव, तो ये पूरा नेगेटिव हो गया। अगर FeOH थ्राइस के ऊपर एड्सॉर्ब होता Fe3 प्लस तो प्लस हो जाता। ध्यान में आ रहा है? या तो प्लस होगा या तो फिर माइनस। तो चलो अगर हमने NaOH ऐड किया तो पूरा माइनस हो गया, FeCl3 ऐड किया होता तो पूरा प्लस हो जाता। अगर सब मॉलिक्यूल्स के चार्ज सेम हो गए तो क्या पार्टिकल पास पास में रह सकते हैं? क्या वो प्रेसिपिटेट एक साथ रह सकता है? नहीं रहेगा। इसीलिए अपोजिट ऑफ कोएगुलेशन है, सारे पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे और ये फॉर्म करेगा, दिस विल फॉर्म अ कोलाइडल सॉल्यूशन। ये जो मिक्सचर बनेगा ये एक कोलाइडल मिक्सचर बनेगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ पेप्टाइजिंग एजेंट। फिर से बता रहा हूं, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहला आपको प्रेसिपिटेट बनाना है। प्रेसिपिटेट बनाने के बाद जो भी मिक्सचर होगा, प्रेसिपिटेट उसमें से सेपरेट हो जाएगा। प्रेसिपिटेट का मतलब ही सेपरेट होना होता है। फिर हम उसमें एक अलग से इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे, बट वो इलेक्ट्रोलाइट की कंडीशन है कि उसमें कॉमन आयन होना चाहिए। अगर कॉमन आयन नहीं होगा तो ये नहीं चलेगा। पेप्टाइजिंग एजेंट ऐसा होना चाहिए जिसमें कॉमन आयन हो। अब कॉमन आयन है, इसी वजह से कॉमन आयन एडजॉर्ब हो जाएगा। एडजॉर्प्शन पढ़ा है हमने, एडजॉर्ब हो जाएगा हमारे पार्टिकल के सरफेस पर, तो ये सारे पार्टिकल एक ही चार्ज के हो जाएंगे। अगर सारे पार्टिकल एक ही चार्ज के हो जाते हैं तो वो साथ में नहीं रह सकते एंड अलग अलग हो जाएंगे एंड इट विल फॉर्म अ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो ये हमारा थर्ड पार्ट है, इसको नोट कर लेंगे आप अच्छे से। और फिर हम लोग लास्ट पार्ट देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग लास्ट और इसका लास्ट डिस्पर्शन मेथड की बात करते हैं। तो ये सभी बहुत सिंपल है। अगर कुछ डाउट आ गया तो आप कमेंट में मुझे पूछ लो या मुझे मैसेज कर दो, नंबर है आप लोगों के पास में, ठीक है। तो बहुत सिंपल तरीका है इसका। अब आपको बहुत सारी बातें समझ रही होगी, जो आपके लास्ट पेपर में आपको डाउट आ गया था, तो बहुत सारे पॉइंट आपके क्लियर हुए होंगे। लास्ट पॉइंट है अल्ट्रासोनिक डिस्पर्शन, जिसके बारे में ज़्यादा कुछ दिया नहीं है कहीं पर। जब आप हायर लेवल पर जाते हो, अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग करोगे या फिर केमिस्ट्री रिलेटेड कुछ फील्ड में जाते हो, तो आपको अल्ट्रासोनिक डिस्पर्शन के बारे में और डिटेल में पढ़ोगे। बट ये फोर्थ और लास्ट इसके बारे में हम बात करते हैं, अल्ट्रासोनिक डिस्पर्शन। अल्ट्रासोनिक मतलब होता है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासोनिक का मतलब होता है वी आर यूजिंग हियर अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी होती है ग्रेटर देन 20 किलोहर्ट्ज। याद रखना, साउंड में आपने पढ़ा होगा कि जब साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा हो जाए तो वो अल्ट्रासोनिक साउंड बन जाएगी। ओके, तो अल्ट्रासोनिक साउंड बहुत पावरफुल होती है। आपने पढ़ा होगा कि अल्ट्रासाउंड इज वेरी वेरी पावरफुल। तो इस टाइप की डिस्पर्शन में क्या होता है कि सॉल्यूशन लेते हैं, इसमें डिस्पर्स मीडियम होता है और डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स होते हैं, और इसके ऊपर क्या करते हैं, एक मशीन लगाते हैं, सोनिकेशन मशीन, इसको अल्ट्रासाउंड मशीन बोलते हैं। अल्ट्रासाउंड मशीन से क्या होगा, वो अल्ट्रासाउंड मशीन बहुत हाई फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट होगी, साउंड प्रोड्यूस करेगी,
तो इसकी वजह से क्या होगा, एजिटेशन, इसे कहते हैं हम लोग एजिटेशन। एजिटेशन का सिंपल मीनिंग होता है मिक्सिंग, बट इंपॉर्टेंट हियर इज कि ये जो साउंड की वेव्स होते हैं, साउंड वेव्स बहुत पावरफुल होती है और ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है उनको ब्रेक कर देगी और इनको बना देगी वो एक कोलाइडल सॉल्यूशन। ये बहुत ही सिंपल है कि हम क्या करते हैं, डिस्पर्स मीडियम ले लेंगे, उसमें डिस्पर्स फेज के पार्टिकल डालेंगे और उसमें से अल्ट्रासाउंड पास करेंगे बहुत ज़्यादा। डीजे लगा दिया आपने, बड़ा कंटेनर लिया, पानी ले लिया, उसमें सैंड भर दी और डीजे लगा दिया, तो क्या होगा, सैंड के पार्टिकल ये होगा नहीं असली में, लेकिन दूसरे केमिकल्स। सुटेबल डिस्पर्स फेज लेना पड़ेगा, सुटेबल डिस्पर्स मीडियम लेना पड़ेगा, प्रॉपर स्टडी करके। उसके बाद इसमें अल्ट्रासाउंड पास करेंगे, प्रॉपर फ्रीक्वेंसी रहेगी, प्रॉपर टाइमिंग रहेगी, उसके बाद ये कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म करेगा। तो दिस इज अबाउट अल्ट्रासोनिक डिस्पर्शन। इसमें कुछ ज्यादा डिटेल नहीं है, आपको कहीं इस पर एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे पता था इसलिए मैंने आपको बता दिया। आई हैड डन सम वर्क ऑन अल्ट्रासाउंड ऑल्सो, तो इसलिए आपको ये जो इन फ्यूचर अगर आप जाते हो, केमिकल इंजीनियरिंग करते हो या उस फील्ड में जाते हो, तो आपको अल्ट्रासाउंड का एप्लीकेशन समझ में आएगा। ठीक है, तो यहां पर अब बहुत ही देर हो गई, मैं भी बहुत थक गया बोल बोलकर, तो अब हम इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। आज की वीडियो में हम लोगों ने स्टार्ट किया मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। दो टाइप के कोलाइडल सॉल्यूशन है, लायोफोबिक और लायोफिलिक। तो लायोफिलिक तो इजीली बन जाता है, शेकिंग करो या फिर गर्म करो, ठीक है। बट लायोफोबिक में इतने सारे टेक्निक्स पढ़ने हैं, तो दो मेथड है, डिस्पर्शन या डिसइंटीग्रेशन, दूसरा है कंडेंसेशन या एग्रीगेशन। कंडेंसेशन एंड एग्रीगेशन हम कल पढ़ेंगे या नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एंड पहला आज हमने पढ़ा डिस्पर्शन एंड डिसइंटीग्रेशन, उसमें 4 मेथड पढ़े, मैकेनिकल, दूसरा इलेक्ट्रिक डिस्पर्शन, तीसरा पेप्टाइजेशन एंड चौथा अल्ट्रासोनिक डिस्पर्शन। अगर इनमें से किसी में भी आपको डाउट है तो आप कमेंट करके बताओ, मुझे मैसेज करो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक करो, शेयर करो एंड प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी से। ओके, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे और फिर हम लोग मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। ओके।